दोस्तों मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज 16 जुलाई है, वीरवार का दिन है, थर्सडे, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे 15 जुलाई में होने वाले आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं उनको। हम कोई बेसिक वो न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे जिससे आपके एग्जाम का कोई रिलेशन नहीं होगा। करंट अफेयर सभी प्रकार के एग्जाम्स में कामयाब हैं, इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे UPSC हो, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो, उन सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप किसी भी प्रकार से स्टेट PCS और UPSC एग्जाम को तैयार करना चाहते हैं तो 20 जुलाई को हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहां पर अवेलेबल होंगी ताकि आपको पूरी फुल सपोर्ट मिले और घर बैठकर आराम से आप तैयारी कर सके। दोस्तों 15 जुलाई की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। 15 जुलाई हर साल पूरे विश्व के अंदर यूथ स्किल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया जिसके अंदर वैकेंसीज की कमी की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्किल दिया, एक मंत्र दिया, क्या पहले रीस्किल करो, अपस्किल करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, इस तरीके से चलो ताकि आपके पास प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी जबरदस्त वैकेंसी हो, रोजगार के साधन हो और आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े, और सभी की सपोर्ट मिलने के बाद उसी टैलेंट को आगे बढ़ाओ ताकि लोकल से वोकल होने का आप सभी को मौका मिले। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है, जियो ने फिर से अपने शेयर बेच दिए हैं 7.73% के लगभग, किसको? गूगल को। और अब जियो ने अपने जो शेयर थे, जो कि परसों तक 75% से ज्यादा का एक मालिक था, अब ये 75% से कम होकर के अब 67 यानी 67% का मालिक रह गया है, जिसके आधार पर अब ये विश्व में 5वें नंबर पर, कल परसों तक ये 6ठे नंबर के सबसे अमीर लोगों में काउंट होते थे मुकेश अंबानी साहब, अब ये 5वें नंबर पर आ चुके हैं, जिसके अंदर इन्होंने अपने शेयर्स के स्टेक्स को बेचते जा रहे हैं। शेयर के स्टेक्स के बेचने के बाद अब रिलायंस ने अपने 14 कंपनीज को अपना स्टेक पार्टनर बना लिया है। इनका एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर दोनों एंट्री लेवल पर डेवलपमेंट के सेक्शन में एंड्रॉयड और प्ले स्टोर को और आगे एनहेंस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन किया जा सके इंडिया के अंदर। और ये सभी ग्लोबल वीक के बाद हो रहा है, जिसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 30 देशों के आगे और 2600 से ज्यादा या 26,000 से ज्यादा ऐसे सेक्शन से जिनके आगे रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर किस प्रकार से आगे काम करना है, कैसे भारत के अंदर उनको बेस्ट प्लेस मिलेगा, इसके लिए बताया। तो अब अगर बात करें तो RIL का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी है। गूगल के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और CEO सुंदर पिचाई। गूगल ने अभी कुछ समय पहले वैसे भी 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है NCERT के अंदर, और NCERT के बाद अब दूसरा इन्वेस्टमेंट इन्होंने जियो के स्टेक्स के अंदर कर दिया है, और धीरे धीरे अब ये स्टेक्स बढ़ते जाएंगे ताकि भारत की इकोनॉमी को दोबारा उभारा जा सके। दूसरी न्यूज आती है, इंडिया की यूरोपियन कंट्रीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसके अंदर सभी देशों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर डिफेंस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट किया जाए, इस बातचीत के अंदर डिस्कशन किया। इसके अंदर सभी देश एक दूसरे से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। एग्रीड है कि एक डायलॉग लॉन्च किया जाएगा ताकि समुद्र पर और अच्छे से अपनी तैयारी और ताकत को बढ़ाया जा सके। याद रखिएगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार की फंड रेजिंग या फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल बाइंडिंग की तरह बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक डिस्कशन है, समिट किया है जिसमें आगे के रास्ते देखे जा रहे हैं। इसके अंदर भी वैसे भी यूरोपियन यूनियन जो है भारत की प्रेसिडेंसी G20 के अंदर 2022 तक के लिए डिसाइड कर चुके हैं, जो कि आगे फॉरवर्ड की जाएगी। और उम्मीद है जिस प्रकार से भारत के रिलेशन और उभरते हुए व्यूज को देखा जा रहा है, अभी G7 में भारत को एंट्री मिली है, अब G20 में मिलने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अंदर क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ, बायलैटरल एक दूसरे से संबंध हुए, जिसमें सोलर अलायंस को भी जोड़ा गया ताकि आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके अंदर जो इंडिया और यूरोटम यानी यूरो आइटम, जैसे ध्यान दीजिए, यूरो यानी यूरोपियन एटम, इनके बीच में एक
एग्रीमेंट हुआ जिसे पॉजिटिव वे के अंदर यूज किया जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा बाकी पावर को जनरेट करने के लिए। इसमें एक दूसरे को वेलकम किया गया है। तो ऐसी मीटिंग से भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, आगे के रास्ते मिलते हैं सुधार कार्यों के लिए। अगला व्यू आता है हमारे पास, इंडिया ने लॉन्च किया मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट जो कि कोरोश्योर के नाम से जानी जाएगी। इससे पहले जो आपके देश के अंदर कोविड टेस्ट को चेक करने के लिए जो आपके पास टेस्ट की एक्सपेंस आता है वो आता है 4500, लेकिन अब जो ये किट बनाई गई है IIT के द्वारा, इसका अब जो खर्चा आएगा वो टोटल 400 रुपये आएगा। इतनी महंगी किट होने की वजह से इंडिया में टेस्ट प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाते, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था और इसे अफोर्डेबल बना पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पा रहा था। इसके लिए भारतीय कंपनियों ने IIT दिल्ली की सहायता से एक किट प्राप्त करी 399 रुपए की, जिससे टेस्टिंग जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक जो टेस्टिंग है बहुत कम लोगों की हो पा रही है, 3 लाख लोगों की हो पा रही है, लेकिन जब ये किट अवेलेबल हो जाएगी तो ये 20 लाख लोगों की टेस्टिंग पर डे कर पाएंगे। इसको 10 कंपनियों को इस किट को बनाने का एक तरीके से लाइसेंस दे दिया गया है, जो जल्द ही बाजार में तैयार हो जाएगी और ये एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त मदद होगी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ाने के अंदर, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें भारत में ही तैयार हुई हैं और इतनी सस्ती किट बनने के बाद भारत कहीं ना कहीं आगे एग्रेसिव तरीके से होगा। अब कई लोगों का, कई देशों का कहना था कि सर वहां पर फ्री हो रही है, उन देशों में इतनी सस्ती किट बन रही है। तो इन चीजों को एक चीज समझिए, क्या है कि किसी कंट्री के पास किसी चीज के रिगार्डिंग रिसोर्स किस प्रकार के हैं, उससे उनको क्या कॉस्टिंग पड़ रही है ये मैटर करता है। यहां पर इंडिया में उन्हीं रिसोर्सेज की मात्रा कम हो सकती है, तो हो सकता है उसी के आधार पर किट की वैल्यू ज्यादा पड़े, लेकिन 4500 से 400 रुपए आना भी एक बहुत बड़ी बात है, जो लगभग 10% से भी कम की कॉस्ट आ चुकी है। इसे बहुत बेनिफिट होगा। इसे ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है ICMR और DGCI के द्वारा। DCGI का मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इन्हें मान्यता मिल चुकी है। अगली न्यूज आती है हमारे पास, भारत में पहली बार कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ये वही सिस्टम होगा जो फास्ट टैग का इशू तरीका था, जिसमें फास्ट टैग की तरह यहां पर एक मशीनरी लगा दी जाएगी और इस कार्ड के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। आपके पेटीएम अकाउंट या किसी भी प्रकार के वॉलेट से पैसे कट जाएंगे और ये अपने आप जो पार्किंग है एक्टिव हो जाएगी, खुल जाएगी और आपकी गाड़ी का एक्सेस इजीली हो जाएगा। इसके अंदर किसी भी प्रकार से आपको किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस ने इसको एक्सेप्ट किया है। ये पूरे पैन इंडिया में धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर इंसानों का यूज खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज ये जो RFID है ऑलरेडी फास्टैग कार्ड्स के अंदर ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, पास और कामयाब होता नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोगों ने इसे स्वीकार किया है, तो आगे से संबंधित इसको अप्लाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसका नाम दिया गया है वन नेशन वन कार्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो दिलीप SB हैं, जो कि NCPI के हैं, हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अगली न्यूज इसी प्रकार से आ रही है, प्रज्ञाता के लिए यानी कि आपके यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रज्ञाता की गाइडलाइंस को लॉन्च किया है। गाइडलाइंस को लॉन्च करने का एक बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपके पास में एजुकेशन के लिए किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। सभी प्रकार की गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी। 8 स्टेप्स तैयार किए गए हैं टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल बंद है, जिस वजह से आपके पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है स्कूल खुलने का, और स्कूल खुल भी जाते हैं तो पेरेंट्स इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएं या ना भेज पाएं ये कहना बहुत मुश्किल होगा। पेरेंट्स क्या, बड़े लोग भी डरे हुए हैं कि 1% अगर बीमारी के कॉन्टेक्ट में आ गए तो कितने लंबे फंस जाएंगे। और भारत में जिस प्रकार से मेडिसिन इतनी ज्यादा कॉस्टली और ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली हो रहा है, तो उस परिस्थिति में बाहर निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ऐसी परिस्थिति में स्कूल में जो NCERT के सिलेबस है, गाइडलाइंस है, उनके लिए एक ऑल्टरनेट कैलेंडर निकाल दिया है। अभी कल परसों में रिजल्ट आया था। कल रिजल्ट आया था, किस चीज का रिजल्ट आया था दोस्तों? 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है फर्दर स्टडीज के लिए। तो 8 स्टेप की गई है। पहली स्टेप है प्लानिंग की, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक,
असाइन, ट्रैक, एप्रिशिएट, इन सभी के अंदर पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इन स्टेप्स के अंदर ऑनलाइन प्रोसीजर के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा टीचर्स आगे जुड़ेंगे ताकि और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। क्वालिटी ऑफ मटेरियल से रिगार्डिंग भी सारी की सारी बातचीत की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आती है इसी के अंदर ही फिजिकल और मेंटल वेलबींग के कोर्सेज भी डिजिटल एजुकेशन के द्वारा बताए जाएंगे, सेफ्टी मेजर्स बताए जाएंगे, प्लस इंटरनेट का और ऐप्स का कैसे सेफ्टी से यूज करना है, साइबर सिक्योरिटी से बचना है, ये सभी चीजें काउंट होंगे। इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं काफी सारे इनिशिएटिव जैसे दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं मोक्ष, रेडियो वाणी, शिक्षा वाणी, ये सभी चीजें। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की टाइमिंग की घोषणा की गई है कि कौन सी क्लास के लिए कितनी ज्यादा टाइमिंग होगी, 30 मिनट से 45 मिनट के कितने कितने सेशंस होंगे, उन सभी चीजों की जानकारी है। जिस व्यक्ति को इससे रिलेटेड फर्दर जानकारी चाहिए, यहां पर इसकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से स्टडी कर सकते हैं ताकि आपके घरों में जो बच्चे 10वीं 12वीं से रिलेटेड है उनको ये सारी जानकारियां मिल सके। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है संजय धोत्रे, ये भी प्रेजेंट थे जब यहां पर ये से लॉन्च किया गया। अगली न्यूज ऐसे ही आती है। आज तक की सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी कि जितने भी बड़े कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स निकलते थे तो उसके लिए जानकारी होना, फिर 36 तरीके से अलग अलग विंडोज पे जाके अलग अलग परमिशन लेना, अलग अलग परमिशन लेने के बाद में बहुत मुश्किल से जाकर किसी चीज का आपको ऑर्डर मिल पाना, ऑक्शन के अंदर आपको ऑर्डर मिल पाना, इन सभी प्रोसेस के अंदर पहले किसी जमाने के अंदर लगभग 250 से 300 दिन लग जाते थे सभी चीजों के एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर। लेकिन अब भारत सरकार ने जब सब कुछ ही सिंगल विंडो प्रोसेस बना दिया है, सिंगल विंडो प्रोसेस का मतलब एक ही जगह पर आपको सारी जानकारी, सारे कामकाज, सारी फॉर्म फिलिंग सब कुछ एक ही जगह होगा, आपको अलग अलग जगह नहीं भागना पड़ेगा, जिससे बेनिफिट ये मिलेगा जहां पर आपके 300 दिन लगते थे अब वहां पर आपको मैक्सिमम 90 डेज लगेंगे, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी वो भी अपना मेजर रोल प्ले कर पाएंगे और खुद को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगी। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है वो मिक्सअप हैं जिनकी वजह से ये काम हुआ है। इससे आम जनता को, आम प्राइवेट कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा और आगे इससे सभी प्रकार के प्रोग्रेसेस देखने को मिलेंगे। प्लस सरकारी प्रोग्राम्स के अंदर जो बार बार डिले हो रहा था वो अब डिले नहीं होगा। इस फंक्शनिंग को और अच्छे से प्रिपेयर कराने के लिए फिक्की ने काफी सपोर्ट किया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करते हैं तो प्रहलाद वेंकटेश जोशी हैं, कंस्टिट्यूएंसी जो है इनकी धारवाड़ कर्नाटका है, प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं, सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय हैं और हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में। भारत का पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया है, एक ऐसा रेलवे ब्रिज जो केबल के आधार पर है, पूरा का पूरा केबल के आधार पर है, जिसमें सिर्फ सिंगल पिलियन को लगाया गया है। कावेरी और चिनाब रिवर पर सिंगल ब्रिज को लगा करके एक पूरी की पूरी कनेक्टिविटी बना दी है, बहुत तेजी से इसे तैयार किया गया है। अब जो इसका नाम रखा गया है वो अंजीघट ब्रिज है, जो इंडियन रेलवे का पहला केबल ब्रिज है, रेल ब्रिज है। याद रखिएगा ये कनेक्ट करेगा कटरा को रेजी से इन J&K। इसको अनाउंस किया गया पीयूष वेद प्रकाश गोयल के द्वारा, जिसे डेवलप किया गया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी अंडरटेकिंग ली है, जिसके अंदर ये कनेक्ट करेगा, ये ब्रिज जो होगा स्टे करेगा उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक को आपस में कनेक्ट करेगा। ये जो बेसिकली ब्रिज आगे धीरे धीरे कनेक्ट होगा, चिनाब रिवर से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर इसकी लेंथ विड्थ की सारी जानकारी यहां पर दी गई है, लेकिन इसके लिए बड़ी बात यह कि इसने सिर्फ 96 केबल से कनेक्टेड होकर के, टोटल 96 केबल से कनेक्ट होकर के पूरे के पूरे ब्रिज को तैयार किया, जिसकी टेस्टिंग ओके पाई है और सभी प्रकार की वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद इसे परमिशन दे दी गई है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गुप्ता है और हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के अंदर, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अगली न्यूज ऐसे ही आती है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो आसाम धेमजी के अंदर है उसे अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बदल दिया गया है और ये काफी लंबे समय से प्रोग्रेस चल रहा था। 1924 के अंदर जो पोबा फॉरेस्ट था इसे डिक्लेयर किया गया था, जिसके अंदर 10,552 हेक्टेयर की जमीन को इन्होंने घोषित कर दिया था रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है, जिसके अंदर सीएम जो थे उन्होंने विजिट किया और विजिट करने के बाद इसके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी डिवास्टेशन के कॉजेज से, फ्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उनका डिस्कशन करके इसे फाइनली लॉन्च कर दिया है। आसाम जिसकी कैपिटल है दिसपुर और फॉरेन जो गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं।
अगली न्यूज हमारे पास आती है, इंडिया ने ज्वाइन किया चिले के साथ में FAO। FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर एक ऑफिशियल लॉन्च हुआ, जिसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड जो भी आपके देश में प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे डबल किया जाए, कैसे इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाए और इससे संबंधित सभी प्रकार के डायमेंशंस को प्रिपेयर किया गया। इसके अंदर ज्यादा जो फोकस किया गया वो सीड डाइवर्सिटीज और सीड की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि बहुत तेजी से फसल बढ़ाई जा सके, उसमें जमीन का नुकसान ना हो और नेक्स्ट टाइम फसल दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए आपको ज्यादा लॉसेज या ज्यादा खर्चे की आवश्यकता ना हो। इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने लोकल वैरायटीज को जेनेटिकली यूनिफॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करने का और उसे इंप्रूव करने का डिसीजन लिया है। इसमें पहली बार नहीं है जो ऐसी मीटिंग हुई है, ऐसे भी पहले भी कई बार ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर बार बार इंप्रूवमेंट के कार्य किए जाते हैं। और इससे पहले ये जो अडॉप्शन किया गया था ये 19 दिसंबर 2019 को FAO की रिक्वेस्ट के आधार पर एक रेजोल्यूशन पास करके इनसे संबंधित मीटिंग्स को और इंक्रीज करने का बेनिफिट लिया गया था। इसके अंदर FAO अब बात करें तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटीज हैं वो भारत के अंदर पाई जाती हैं, जिसके अंदर आपकी 75% के आसपास का हिस्सा भारत में जनरेट होता है, जिसमें विमेन फार्मर जो हैं सबसे ज्यादा क्लियर रोल प्ले करती हैं सीड प्रोडक्शन से, सिलेक्शन से, एनहेंसमेंट, स्टोरेज या किसी भी प्रकार की जो भी खेती बाड़ी से संबंधित चीजें हैं। भारत में अगर बात की जाए तो इस प्रकार की बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे विश्व के अंदर फ्रूट्स का, जिसमें 98 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर और 187 मिलियन टन की वेजिटेबल उगाई जाती है। याद रखिएगा इंडिया इसमें और प्रोग्रेस कर रहा है ताकि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन सके इन सभी चीजों के अंदर। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो QU डोंग्यू है और हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। नाबार्ड ने बेसिकली डिसबर्स किए हैं 2.51 करोड़ ग्रांट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और इससे पहले दिए गए थे 281.89 करोड़ टू सपोर्ट 298 वाटरशेड इन कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन जाती जा रही है। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को उठाने के लिए हर बार क्या कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाएं ताकि भारत में ये सेक्शन इंप्रूव हो सके। माइक्रो MSME के अंदर आने वाले सभी सेक्शंस को इंप्रूव किया जा सके। इंप्रूव तभी होंगे जब सरकार का सपोर्ट मिलेगा। तो सरकार अब भारी मात्रा में कृषि को बढ़ाने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिशें कर रही है, जिसके अंदर प्रमोशन किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, डिजिटाइजेशन होगा कर्नाटका के अंदर। इसमें नाबार्ड ने पूरा का पूरा बेसिकली क्या कहते हैं फंडिंग हुआ है, जिसके अंदर ई शक्ति को अगर बात की जाए तो पहले भी 1.17 लाख की फंडिंग इन्हें पहले भी हो चुकी है। इसके अलावा प्रमोशन के लिए 6.47 करोड़ के प्रमोशन की बात पहले ही रिलीज की जा चुकी है। नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड की सपोर्ट से 298 वाटरशेड जो लगाए जाएंगे 3 लाख हेक्टेयर में लगाए जाएंगे कर्नाटका के अंदर, जिससे 66,500 फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और क्रॉप्स के लिए भी फैसिलिटीज बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा, सॉइल इंप्रूव होगी और वाटर को कंजर्व किया जा सकेगा। ये 39th फाउंडेशन था जो जुलाई 13 को सेलिब्रेट किया गया, जिसके बाद फाइनली ये इंफॉर्मेशन आउट हुई है। चेयरमैन GR चिंतालाल है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट न्यूज एक और आती है जिसमें AAI साइन करते हैं एक MOU बेल कंपनी के साथ में। AAI का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेल का मतलब है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिन्होंने आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक आपस में एक कॉम्बिनेशन किया है, कोलैबोरेशन किया है, जिसके अंदर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी ताकत को और बढ़ाया जाएगा। सिविल एविएशन सेक्टर को और ज्यादा पावर दी जाएगी। सिविल एविएशन सेक्टर को पावर देने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर के काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इन चीजों की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर आपका MAE मिनिस्ट्री जो है वो इंक्लूड है, जिसमें इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया है। इसके जो बेसिकली AII का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है, चेयरमैन अरविंद सिंह है। बेल की बात करें तो बेल में डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, PSU फैक्ट्री है, PSU सेक्शन है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर, चेयरमैन MV गोवित्मा है। अगली न्यूज ऐसे ही एक और आती है, स्पोर्ट्स अड्डा ने साइन किया ब्रेटली को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ब्रेटली
को एम्बेसडर बनाने के बाद अब ब्रेटली इनकी जो है क्विजेज को एक्टिविटीज में क्विजेज हो गई, बॉलिंग की क्लासेस हो गई, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, अलग अलग सपोर्ट हो गई, ये सभी चीजें देंगे सोशल मीडिया वेबसाइट के द्वारा। ब्रेटली का नाम पूरे इन वर्ल्ड में कौन नहीं जानता, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत पॉपुलर एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर लगभग 700 विकेट ली हैं और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, संन्यास लेना स्टार्ट कर दिया। पहले वनडे से, वनडे के बाद हर प्रकार के क्रिकेट गेम से इन्होंने संन्यास ले लिया। इन्होंने अभी एक मूवी भी बनाई थी 2015 के अंदर, जिससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है टाटा और टाटा के एन चंद्रशेखरन और लोकहेड मार्टिन जिम टेक्लेट ने रिसीव किया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड उनको मिलता है जिन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त की होती है। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसके अंदर इनकी वजह से पूरी की पूरी कंपनी का प्रोग्रेस देखने को मिलता है और पूरी कंपनी के प्रोग्रेस के आधार पर ये सभी चीजें इंप्रूवमेंट में आती हैं। इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों ने ही काफी ज्यादा जबरदस्त काम किया है। एन चंद्रप्रकाशन ने टाटा सन्स को बोर्ड को 2016 में ज्वाइन किया, चेयरमैन के आधार पर फाइनली अपॉइंट किया और बाद में चेयरमैन बने और करंटली ये बेसिकली पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैं आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के। इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल सर्विसेज के चेयरमैन भी रहे और उसके बाद में वहां पर नेशनल एसोसिएशन के चेयरमैन भी बने नासकॉम के। जिम टेक्लेट की बात करें तो ये बेसिकली जून 2020 में प्रेसिडेंट है, सीईओ किसके, जिम टेक्लेट जो है प्रेसिडेंट और सीईओ हैं लॉकहेड मार्टिन के और इन्होंने फर्दर आगे ऐसे काफी अचीवमेंट्स इन्होंने भी प्राप्त करी हैं। अगर बात करें इनके अर्लियर अवार्ड्स की तो आप वो पोज करके पढ़ सकते हैं। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, प्रेसिडेंट निशा बेसवाल है और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है अंबिका शर्मा। तो इसी नोट के साथ फाइनली ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप करंट अफेयर्स बाय के मोहन सर के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।